and strong base and salt are completely dissociated in solvent, are completely dissociated in solvent, where alpha equal to 100%, अल्फा इक्वल टू 100%, या और अल्फा इक्वल टू 1, हम 1 भी बोल सकते हैं, यानी ये कंप्लीट डिसोसिएट हो जाते हैं, इसलिए हम इसका स्टडी नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, वीक एसिड एंड वीक बेस आर पार्शियल डिसोसिएटेड, weak acid and weak base are partial dissociated, weak acid and weak base are partial dissociated, weak acid and weak base are partial dissociated। तो इसमें अल्फा का वैल्यू क्या होगा? अल्फा मतलब क्या होता है, कितने मॉलिक्यूल्स लिया और कितना हमने टूटा। तो ऐसा तो नहीं होगा 5 मॉलिक्यूल्स लिया और एक भी नहीं टूटा होगा। अगर ऐसा कंडीशन हो तो इसका मतलब वो उसके अंदर डिसोसिएट ही नहीं है ना। तो इस केस में अल्फा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो हम इसको बोल देंगे नॉट डिसोसिएटेड, और केमिस्ट्री के टर्म में बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट बताया था ऑलरेडी, कई बार बताया बैच 1 को, इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जो यहां पर करंट में कुछ भी बोलो पता ही नहीं है, यहां पर अगर हम रॉड लगा देंगे और रॉड लगाने के बाद यहां पर हम करंट फ्लो करवा देंगे, तो इनके बीच में अभी सर्किट क्लोज नहीं है। सर्किट को क्लोज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर सॉल्यूशन मिलाते हैं। तो मान लो NaCl का सॉल्यूशन मिला देंगे एक्वस NaCl का, तो ये Na+ और Cl-, ये है एनोड। एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज, तो इधर क्या भागेगा? एनायन। और इस पे होता है नेगेटिव चार्ज, इधर क्या भागेगा? केटायन। और इस तरह से सॉल्यूशन के अंदर सर्किट क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है ना। अब इसके जगह पे अगर हम यूरिया ले ले, यूरिया को मिला दे सॉल्यूशन में या शुगर को मिला दो सॉल्यूशन में, तो ये करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि यूरिया और ग्लूकोज ये सब पानी में डिजोल्व तो होते हैं लेकिन डिसोसिएट, समझ में आ गया? तो यूरिया और ग्लूकोज सोलूबल होना अलग बात है और पानी में जाके टूटना अलग बात है। तो यूरिया और ग्लूकोज पानी में जाके डिजोल्व हो जाएंगे, लेकिन वो डिसोसिएट है क्योंकि वो कोवैलेंट कंपाउंड है। C डबल बॉन्ड O NH2, ये यूरिया है, और C12 शुगर, ये पानी में जाएगा तो ये टूटता नहीं है, डिजोल्व हो जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। तो इसको डिजोल्व होने से क्या मतलब है? आयन से मतलब है ना, आयन इसके सर्किट को क्लोज कर रहा है ना। तो जहां एक भी मॉलिक्यूल्स नहीं टूटा, केवल डिजोल्व हुआ है, तो उसका अल्फा क्या होगा? 0 होगा। इस केस में हम बोल सकते हैं शुगर, यूरिया, ये सब पानी में केवल डिजोल्व होते हैं, टूटते नहीं है। अगर मान लो हमने पानी में 5 मॉलिक्यूल्स लिया, 5 के 5 ब्रेक हो गया, तो इस केस में अल्फा क्या आएगा? 1 आएगा या 100% आएगा। और इस केस में एग्जांपल्स क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट, ये पानी के अंदर 100% टूट जाते हैं। और इस केस में हम बोल देंगे क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि करंट को फ्लो करवा रहा है, इसलिए हम बोल देंगे ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और इसको क्या बोलेंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर हो गया? 2 केसेज बताया हमने, एक पानी में केवल डिजोल्व हो रहा है, टूट नहीं रहा है, और ये डिजोल्व के साथ साथ टूट भी रहा है।
तो इसमें टूटना 100% है। इसका एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जल्दी जल्दी करंट को फ्लो करवाएगा। और तीसरा केस है कि 5 मॉलिक्यूल्स अगर हमने लिया तो हो सकता है कि कुछ ब्रेक हुए होंगे और कुछ ब्रेक, ऐसा नहीं कि एक भी ब्रेक नहीं हुआ होगा और ऐसा भी नहीं होगा कि पूरा ब्रेक हो गया होगा। हो सकता है कि एक ब्रेक हो सकता है 2 ब्रेक हो सकता है 3 ब्रेक हो सकता है 4 ब्रेक हो। यानी इसका अल्फा का वैल्यू क्या होगा, 0 से ज्यादा होगा और कभी 5 नहीं हो सकता है, लेस देन 1 होगा। यानी इसको हम बोल सकते हैं कि ये पार्शियल डिसोसिएट है, पार्शियल डिसोसिएटेड है। ये कंप्लीट डिसोसिएटेड नहीं है, पार्शियल टूटा है। इस केस में अल्फा 0 से 1 के बीच में होगा। और इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो वीक एसिड एंड वीक बेस इज एग्जांपल ऑफ पार्शियल डिसोसिएटेड, जिसको हम क्या बोलेंगे, ये पानी के अंदर करंट तो फ्लो करवाएगा लेकिन क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो ये 3 केस समझ में आ गया। और हम जो आयनिक पढ़ने वाले हैं इसी के लिए पढ़ने वाले हैं। पॉइंट क्लियर हो गया। जो पानी के अंदर करंट फ्लो करवाएगा क्या बोलेंगे उसको, और जो नहीं करवाएगा, और जो ज्यादा भी नहीं करवाएगा, कम करवाएगा, उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में कौन से एग्जांपल आएंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा क्या होता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता ना। ऐसा तो नहीं होगा कि 5 मॉलिक्यूल्स डाले और 6 ब्रेक हो गए होंगे, नहीं होगा ना। अल्फा नेवर बी ग्रेटर देन 1 और नेवर बी लेस देन 0। क्लियर हो गया 3 पॉइंट है। चलो तो हम जो यहां पर पढ़ने वाले इक्विलिब्रियम वो इसी के लिए पढ़ने वाले, पार्शियल के लिए। तो हम इसमें ज्यादा एग्जांपल वीक एसिड और वीक बेस देखेंगे, ठीक है। तो हमने एक एग्जांपल लिया, अब समझ सकते हो कि इनके बीच में इक्विलिब्रियम कैसे एस्टेब्लिश हुआ होगा। चलो तो यहां से अब एक डेरिवेशन करवा, डेरिवेशन नहीं मतलब जो तुम केमिकल में पढ़े वही वाला है। तो अल्फा तो अच्छे से जान गए ना, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, दोनों एक ही नाम है, लिख भी लेना। अल्फा इक्वल टू होता है, ये ऑलरेडी वहां पढ़ाया था मैंने, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बोलते हैं या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं, दोनों एक ही नाम है। अब देखो यहां पर केमिकल इक्विलिब्रियम जब हम पढ़ लिए, अल्फा ऑलरेडी वहां बताया था, सेम टू सेम वैसा ही यहां पर करना है। T इक्वल टू 0 पे जब हमने इसको मिलाया नहीं था पानी के अंदर, तो T इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं क्या, ये C है, ये क्या होगा 0 0। T इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम जब आ गया C माइनस C अल्फा, और ये अगर 2H होगा तो क्या लिखेंगे, तो C। अगर हम यहां पर K लिखेंगे, अब K C नहीं लिखेंगे, K लिखेंगे, ठीक है। अच्छा एसिड है तो हम उसके लिए Ka लिख देते हैं, तो हम यहां लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ, लिख सकते हैं ना। अब यहां देखना कंसंट्रेशन कितना है, यहां कितना है और यहां कितना है, C अल्फा इंटू C अल्फा, C यहां से कॉमन निकाल दो, 1 माइनस अल्फा, C से C क्या आ गया, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस, ये आया हमारा।
तो अब फाइनली हम क्या लिखेंगे इसके लिए, के ए लिखेंगे। सी तो हम केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए लिखा करते थे, लेकिन एसिड के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, बेस के लिए बी लिख देंगे। बेस के लिए क्या लिख देंगे, बी। तो यहां क्या लिख देंगे, के ए इक्वल टू क्या आ गया, सी अल्फा स्क्वायर और 1 माइनस अल्फा। और अक्सर क्वेश्चंस में ये बोलता है कि अल्फा जो है वो बहुत ही कम है, एक से बहुत ही कम है, उस केस में हम अल्फा को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि एक में से माइनस करने का कोई मतलब है नहीं। मान लो वैल्यू अल्फा का 1 माइनस अगर मैं बोलूं 0.00003 है, तो क्या फर्क पड़ता है अगर मैं नहीं भी माइनस करूं तो, पड़ता है क्या, नहीं। तो उस केस में अगर अल्फा बहुत ही कम है 1 से, और अक्सर दिया जाता है अल्फा बहुत कम होता है, तब उस केस में इसमें से इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सोचो सर यहां क्यों नहीं नेग्लेक्ट करेंगे, अगर मल्टीप्लिकेशन में तुम कितना भी छोटा नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो और कम बना देगा उसको। तो मल्टीप्लिकेशन में इफेक्ट डालता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इफेक्ट नहीं डालता है। ठीक है, अगर मान लो 1 लाख रुपया उसमें 10 से डिवाइड कर दो, तुरंत कम कर देगा ये। 0.1 से कम डिवाइड कर दो और कम कर देगा, ज्यादा कर देगा। तो यहां हम मान के चलेंगे कि अल्फा इज मच मच लेस देन 1। इस केस में हम अल्फा को नेग्लेक्ट कर देंगे और यहां वाला नेग्लेक्ट करेंगे, यहां वाला नहीं। तो के ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर। यही बार बार इसी पे न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, के ए इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। लेकिन इसको भी ध्यान में रखना है कि ये भी होता है। के ए क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड। सी क्या है, कंसंट्रेशन कितना हमने लिया था, और अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ आयनेशन। टॉपिक भी यही था हमारा। अब ध्यान देना, ये भी लिख लेना, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर के ए अपॉन सी। तो या तो तुम ये याद रखोगे या तो ये याद रखोगे, के ए अपॉन सी अल्फा इक्वल टू हो जाएगा ना। ये क्लियर हो गया। तो तुम वीक बेस के लिए खुद से निकालो, फिर हम न्यूमेरिकल्स बनवाते हैं। तो लिखना हेडिंग फॉर वीक बेस, फॉर वीक बेस, और के ए के जगह पे क्या लिख दोगे, के बी, और एच ए के जगह पे क्या लिखोगे, एच बी। खुद से मान के बना लेना, फिर इस पे न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। हो गया।
के बी इक्वल टू इतना ही आया ना। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, एक लिखने आना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पर 2 एसिड होता, 2 H प्लस होता, तो उस समय यहाँ क्या लिखते 2H अल्फा, फिर हमें ये सब करना पड़ता। तो डायरेक्ट भी याद रखना है, अगर एक एसिड H प्लस रिलीज किया तो 2 अगर H प्लस रिलीज करेगा तो यही मत लिख देना, 2 H प्लस रिलीज करेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 2C अल्फा, यहाँ क्या आएगा 2C अल्फा, तो यहाँ 2 आएगा हर जगह। तो ये जहां पर एक H प्लस रिलीज किया उसके लिए, कोई भी एसिड हो वीक एसिड, जहां एक H प्लस रिलीज किया उसके लिए, तो डाउट है। अगर हमसे मान लो आगे हम पीएच जब कैलकुलेट करेंगे तो हमसे अगर पूछेगा दोनों क्वेश्चंस में, सबने निकाल लिया HB वाला, निकाल लिया ना। अगर हमसे पूछता कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या होगा, H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा अल्फा के टर्म में, और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना हो जाएगा OH C अल्फा। अब ये दोनों लिख लो, इसका यूज पीएच में पड़ेगा, क्योंकि जब हम पीएच निकालेंगे उस समय हमें H प्लस का कंसंट्रेशन मांगता है वो, तो H प्लस का कंसंट्रेशन। और ध्यान रखना ये एक एसिड H प्लस रिलीज किया तब C अल्फा है, 2 करेगा तो 2C अल्फा हो जाएगा। तो कल मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। अच्छा कल नहीं, अभी तक आज ही लेक्चर है ना, तो इसके ऊपर पहले 5-6 न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, आसान है ना, जो केमिकल में समझाया था सब वही है, बस उसके जगह पे क्या आ गया है वीक एसिड और वीक बेस आ गया, बाकी सब वही है। और एक चीज और नया है कि यहाँ पर हम अल्फा को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। चलो